हाय फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको इस मुलाकाते क्षण में मैं रामकृष्ण आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका चयन 60-62वीं बैच के बीपीएससी में एक राजस्व पदाधिकारी के रूप में हुआ है और वर्तमान में देखें तो वो एक सुपौल जिला के एक अंचल के अंचलाधिकारी पद पर भी कार्यरत है और पूरे अंचल भर में इनके कार्यों का तारीफ होता रहा है। तो ऐसे शख्स, एक ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो भी न्यू कमर है, जो कि बिगनर है, यानी बीपीएससी की जो तैयारी में लगे हुए हैं उन छात्रों के लिए ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे शख्स से जिनका नाम है श्रीमान निरंजन। उसका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चैनल पे। आपने अपने कीमती वक्त को इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी में हैं, तो उनके लिए आपका मार्गदर्शन बहुत ही मायने रखेगा। तो सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि बीपीएससी की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? हाँ, बीपीएससी जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अट्रैक्शन तो है, एक लगता है कि सिविल सर्विसेज है और पब्लिक से जुड़ने का मौका मिलता है, एक अच्छी एक रिपुटेशन वाली समाज में एक रिपुटेशन के साथ ये नौकरी मिलता है। तो मैं भी देखता था जब मैं भी छोटा था, तो एक बीडीओ, सीओ, एसडीओ या फिर अन्य जो पदाधिकारी होते हैं तो उनका एक अलग रिपुटेशन होता है। तो बस यही सब माइंड में आता है। मुझे शुरू से ही दिमाग में था कि मुझे एक पदाधिकारी बनना है, कम से कम स्टेट सिविल सर्विस का तो जरूर। आईएएस का तैयारी मैंने प्रयास किया, लेकिन स्टेट पीसीएस की तरफ मेरा इसमें सिलेक्शन होना था, इधर हो गया। तो आने का मतलब मेन मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। सर जहां तक मुझे पता चला है आप एक एनआईटीएन भी है और एनआईटी पटना के प्रोडक्ट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आप एनआईटी थे तो आपका क्या ब्रांच था और वहां पे आपको कैसा माहौल मिला था जिससे कि आप बीपीएससी की ओर अपनी तैयारी को जारी रखें? एनआईटी पटना तो स्वाभाविक है, मैं वहां से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब के लिए इधर उधर भटकना शुरू हो गया। लेकिन कैंपस वगैरह भी उस समय बहुत अच्छा होता था, तो मेरे यहाँ लगभग कैंपस हो गया था। लेकिन मुझे चूंकि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर जब हम लोग एडमिशन लिए तो लगा कि अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ, बहुत एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आते आते आदमी थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो समझने लगता है हकीकत क्या है। और मुझे सेकेंड ईयर के बाद में मुझे समझ में आ गया कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं रहना है और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो इंजीनियरिंग मेरे लिए मात्र एक ग्रेजुएशन बन के रह गया था। तो लेकिन हाँ, उसमें जो मैंने पढ़ाई किया, उसका जो नॉलेज हासिल किया, वो मुझे आगे काम आता है। अभी मैं बहुत सारा चीज़ों को मैं अपने खुद से हैंडल कर लेता हूँ। तो टेक्निकल नॉलेज और फिर आपका इंजीनियरिंग जो पढ़ा हुआ है, मैं तो कहता हूँ किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट पढ़े, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता है और उसका मुझे इसमें बहुत फायदा मिला प्रशासन में। सर मुझे यहाँ तक ये भी पता चला है कि इससे पूर्व आप अंचलाधिकारी के पद पे से पूर्व आप पहले एक यूट्यूब चैनल पे भी आपने एनएस नॉलेज पॉइंट करके एक चैनल बनाया है, एजुकेशनल चैनल, और आप वहां से भी काफी ज्यादा स्टूडेंट को प्रभावित करते रहे हैं, वहां से मार्गदर्शित करते रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के, हालांकि मैं भी आपसे विगत 2 सालों से आपसे जुड़ा हूँ। यहाँ आने से पूर्व पहले मैं आपको यूट्यूब पे ही आपको फॉलो करता था और बहुत कुछ सीखा मैंने भी आपसे। तो आप एनएस नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल जो बनाया, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था तो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था। उसी दौरान मैं पढ़ाई किया, सिविल सर्विसेज का मैं आईएएस का तैयारी करता था, किसी कारणों से नहीं हो पाया। तो लेकिन मुझे लगता था कि मैं मेहनत किया हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं शायद मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, लोगों को मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। यही सोच के मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा यूट्यूब। उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज वगैरह, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल नहीं होते थे। तो मैं जो है इसमें चैनल एक बनाया, क्रिएट किया, उस पर मैं कुछ वीडियो डाला। मैं जनरली आईएएस का ही वीडियो डालता था, लेकिन 1-2 सिलेबस मैं बीपीएससी से रिलेटेड में डाला, बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का बुक्स डाला। तो लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिए और बहुत ज्यादा तेजी से व्यूज बढ़ने लगा। तो मुझे लगा कि एक अच्छा एक माध्यम है और बीपीएससी के लिए, तो मैं पूरा फोकस इस पर कर दिया। और इस चैनल पे मैं लगातार अच्छा कंटेंट, अच्छा वीडियोज, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री या जो भी, मैं सटीक में 10 से 12 मिनट में किसी भी एक टॉपिक को खत्म कर देता था, ताकि स्टूडेंट्स को मैं बेवजह बकवास नहीं करता था अपने चैनल पे कि पूरा इंट्रोडक्शन या 1 घंटा आधा घंटा की नहीं। जो एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण, सिर्फ उतना ही मैं बात करता था, पूरा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में जो पूछता है आप उतना ही जाने,
उससे ज़्यादा जानेंगे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो मेरा यही प्रयास होता था कि 10 मिनट में मैं वीडियो कवर करूं। तो इस प्रकार धीरे धीरे बनाते गए लेसन्स, जो मैं पढ़ता था, बनाता था, पढ़ता था, बनाता था। तो मेरा भी फायदा होता था कि मेरा रिवीजन हो जाता था। मैं अपना खुद वीडियो भी देखता था, अपना खुद का बनाया हुआ वीडियो देखता था कि मेरा भी रिवीजन हो जाए। इससे बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा हुआ। तो लोग जुड़ते गए तो मेरा हौसला बुलंद हुआ। जुड़ते जुड़ते आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चैनल से फायदा लेकर अभी अलग अलग पदों पे कार्यरत है बिहार सरकार में। आज सोशल मीडिया में अगर यूट्यूब की बात करें तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरे भारत के ही नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो उनमें एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनल चैनल देखे तो अनअकैडमी है, और मुझे पता चला है कि आप अनअकैडमी से भी जुड़े हैं और वहाँ भी आपने टीचिंग कई दिनों तक किया है। तो उससे कैसे जुड़ा हुआ और वहाँ पर आपने कितने दिनों तक कार्य किया? अनअकैडमी पे लगता है कि मैं 1 साल काम किया था। अनअकैडमी एक ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी एक हमको मिला। मैं तो कहता हूँ बहुत लोग अनअकैडमी से नाराज भी होते हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था, बहुत बड़ा एक मौका था। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप उसी चीज को पढ़ाते हो जो आप खुद पढ़ते हो, जो पढ़ते हो उसको आप पढ़ाते हो, और इसके बदले में आपको अनअकैडमी एक अच्छा खासा पैसा भी देता था। तो स्वाभाविक अट्रैक्ट करता था। मैंने अनअकैडमी का अप्रोच किया। तो शुरुआत में चूंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो करने लगा, लोग थोड़ा उससे जुड़ने लगे, तो फिर अनअकैडमी मुझे संपर्क किया। फिर मैं उससे जुड़ा कुछ दिनों बाद। तो फिर जुड़ने के बाद मैं उस पर बहुत सारे लेसन्स बनाया। वहाँ पर मेरा एक अच्छा सम्मान था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बेनिफिट दिया। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मतलब फॉलोअर्स थे, जो कि उनका बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। तो वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छे लेसन्स वहाँ पे बने हुए हैं, पढ़े हुए हैं बीपीएससी सेक्शन में। और उसमें मैं बीपीएससी का सेक्शन का मैं इकलौता में टीचर होता था, जो कि सबसे ज्यादा रेटिंग मेरा होता था। तो इस तरह से अनअकैडमी में जुड़ा। अनअकैडमी मेरा, लेकिन अनअकैडमी में मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि अनअकैडमी मेरा कभी पैसे कमाने के लिए मैं उससे नहीं जुड़ा था। मैं जुड़ा था कि मैं खुद पढ़ता हूँ, वहां पर मैं शेयर कर सकूं, इसके बदले मुझे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन कभी मेरा ये नहीं था कि मेरा प्रोफेशन बनना। मुझे था कि अनअकैडमी छोड़ना है। ज्वाइन करते ही मेरा डिसीजन था कि अनअकैडमी छोड़ना है और मुझे बिहार सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जाना है। तो आपके बातों से ये लग रहा है सर, इससे पहले सबसे पहले आपका जो जॉब में अगर देखें तो आप एनआईटीएन थे, फिर जाके आप टीचिंग प्रोफेशन में आए, अनअकैडमी से जुड़े, खुद अपना एनएस नॉलेज पॉइंट करके एक बहुत बड़ा चैनल बना लिए यूट्यूब पर। फिर अचानक, या यूं कहे कि आपका सिलेक्शन जो है 60-62वें बैच में इधर सिविल सर्विसेज के रूप में, सिविल सर्वेंट के रूप में आपका हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राजस्व पदाधिकारी के रूप में होता है और आप आज अंचलाधिकारी हैं। तो अचानक एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आपको जो आना होगा, तो उसमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो इसके बारे में कुछ बता दें। देखिए, चुनौतियां तो होती है क्योंकि आप दूसरे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन चुनौतियों से भी बड़ा है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो चीज करना चाहिए, बहुत सारे, देखिए हमारे जो समाज होता है, मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि फैमिली के दबाव में आके हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अब फैमिली का दबाव होता है, चलो कुछ नौकरी पकड़ लो, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो इच्छा है उसको मार देते हैं कि नहीं चलो घर वालों की, माँ बाप की बात मान लेते हैं। तो बहुत हद तक ऐसा होता है। लेकिन अंदर जो पैशन होता है ना कुछ करने का, तो वो अगर जिंदा है तो आप कर सकते हैं। तो मेरा यही था, सिविल सर्विसेज करना था। और मुझे इसमें फैमिली इस चीज को समझे। जब मैं इंजीनियरिंग में छोड़ रहा था, जब इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो घर वालों को लगा कि मैंने बेटा को पढ़ाया, उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को आश्वस्त किया कि इंजीनियरिंग तो मेरे पास एक है ही ना, एक ऑप्शन के रूप में। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा सपना है वो मैं पूरा करूं। मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। तो घर वाले मुझे कि ठीक है, तुमको जो लगता है वो करो। घर वाले सपोर्ट किए, उसका मैंने मेहनत किया, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। और मेरा सेकंड प्रयास था, पहला प्रयास था जिसमें मैं बताया था आपको कि साइंस बैकग्राउंड से मैं लिया था, फिजिक्स और मैथ ऑप्शनल लिया था, तो फिजिक्स मेरा गड़बड़ा गया था। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट लिया तो मुझे पहला अटेम्प्ट में ही मुझे गलती का एहसास हो गया कि कहाँ पे गलती हुआ है। उसको मैं सेकंड अटेम्प्ट में दूर किया और मेरा काफी अच्छा मार्क्स आया था। तो अभी मैं राजस्व अधिकारी के रूप में। तो प्रिपरेशन के दौरान जो आपका फैमिली सपोर्टिंग है या फ्रेंड सर्कल का जो सपोर्टिंग था, या जहां भी आप इससे पहले जॉब करते थे, उनके अगल बगल का जो एनवायरमेंट है, उनका जो सपोर्टिंग आपको कैसा रहा प्रिपरेशन में? नहीं, काफी अच्छा लोग सपोर्ट किए। जो लोग सुनते थे कि नहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, मेरा जो कुछ खास दोस्त हो गया, अमित हो गया, संजीत हो गया, सब कुछ मेरे जो दोस्त थे वो मेरे कॉलेज के बैचमेट थे।
तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट, जब मैं उनको बताया कि सिविल सर्विस में जाना, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और बोलता था कि कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग भी साथ में हैं, हम लोग हैं कहीं, जो भी है तुमको दिक्कत होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट का अच्छा सपोर्ट मिला, मतलब फ्रेंड्स लोग का, और फैमिली का तो पूरा सपोर्ट था ही। फैमिली में पापा का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। वो मतलब पूरी तरह से इतना मुझ पर विश्वास करते थे कि लड़का अच्छा पढ़ने में, सब दिन अच्छा परफॉर्म किया है तो अच्छा ही करेगा, तो इसको करने दो, जो ही कहना चाहता है, जो भी कहना चाहता है अच्छा ही करेगा। तो इस तरह सपोर्ट मिला। चलिए सर, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का उद्देश्य है इस कन्वर्सेशन का, वार्तालाप का। अभी हाल में ही आपको 66वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उनका मेंस एग्जाम आगे होने वाला है, और 67वीं का भी जो प्रीलिम्स है वो आने वाली है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप जो 67वीं प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 3 चरण होता है, तो प्रीलिम्स है, मेंस है, आगे जाके सबसे बड़ा चरण जो है इंटरव्यू का है। तो मैं चाहूंगा पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे हो, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उन पे थोड़ा सा ओवरव्यू करें। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम जो है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमको लगता है समय नहीं मिलेगा, तो आपको 4 महीना 5 महीना का हमको लगता है समय मिलेगा, 4 महीने का, तो इतना सफिशियंट होता है बीपीएससी के लिए। जो स्टूडेंट पहले से कुछ पढ़े हुए हैं और वो फॉर्म भरे, सवाल जो पढ़े हैं तभी वो फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए 4-5 महीना काफी होता है। इसमें जो कुछ सेक्शन है जो उनको लगता है जिस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको पहले कवर कर लें, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, या फिर साइंस हो गया, तो ये सब सेक्शन को पहले कवर कर ले उनको लगता है तो, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि अच्छा स्कोर कर देगा। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो 10 साल का, वो 10 साल का क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका मान के चले कि 50% क्वेश्चन वहीं से आएगा, वहीं से उठाता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मैगजीन, या फिर जैसे मैगजीन में हो गया प्रतियोगिता दर्पण, मैं रिकमेंड करूंगा, तो एक प्रतियोगिता दर्पण के साथ या फिर कोई भी आपको जो पसंद का पत्रिका है उसको पढ़ सकते हैं, और एक समाचार पत्र कोई रेगुलर पढ़ते रहिए, उससे आपको पता चलते रहेगा क्या क्या हो रहा है। तो इतना से आपका मतलब इसी से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लास्ट मोमेंट में आप टेस्ट कुछ दे सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट दीजिए। अगर 5-6 टेस्ट कम से कम देते हैं फुल टेस्ट, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि मेरी कहाँ पे गलती है और मुझे क्या दूर करना चाहिए, कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उसका दूर कर लेते हैं सही समय पर तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में जहाँ की 5-6 सालों का, अगर विगत 5-6 सालों का अगर प्रश्न को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसके एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि जो मॉडर्न पार्ट है हिस्ट्री का, काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा है, और जो बिहार स्पेशल का है उसमें भी करंट रिलेटेड, बिहार के जो करंट रिलेटेड है इनका कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है स्टडी मटेरियल का, और करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला विषय रहा है, मतलब बीपीएससी में। तो इनके लिए एक सटीक और जो रणनीति है, आपने बता ही दिया कि करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या मैगजीन को फॉलो करें, क्योंकि बिहार स्पेशल के जो करंट होते हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? बिहार स्पेशल करंट के लिए कोई मैगजीन तो नहीं निकलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल होता नहीं है, लेकिन हाँ बिहार स्पेशल के लिए जो पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं उसको उससे रिलेट करके उसी से कुछ कंटेंट वगैरह निकाल के कुछ लोग पीडीएफ बनाते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान वाले वो पीडीएफ शेयर करते हैं, हो सकता है मेरे द्वारा भी शेयर किया जाए, तो सब शेयर किया जाता है, तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। पेपर आप रेगुलर पढ़ेंगे, आप उसका नोट्स बनाएंगे, एक बिहार स्पेशल का रख लें, बिहार में कुछ भी न्यूज आता है उसको एक एक लाइन 2-2 लाइन इस तरह से लिखते जाएंगे, तो आपका खुद का एक अच्छा तैयार हो जाएगा, किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए बाकी सारे जो मैगजीन्स है उसको आप पढ़ाई कीजिए, तो इसी से आपका तैयार हो जाएगा। जहां तक बात है कि मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, ये सब दिन महत्वपूर्ण रहा है। आप प्रीवियस ईयर जब से क्वेश्चन उठाएंगे तो सब दिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछा जाता है, तो वो तो सब दिन इंपॉर्टेंट रहा, तो उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं तो उस सेक्शन को तो देखना ही होगा। हिस्ट्री का तीनों सेक्शन महत्वपूर्ण है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी का जो बुक है 11th एंड 12th का, उसको आप पढ़ लेंगे हिस्ट्री का, तो बहुत हद तक कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप समसामयिक घटना चक्र होता है, इसको आप पढ़िए। बिहार स्पेशल के लिए विवास पनोरमा आता है बिहार का, उसको पढ़िए, तो इतना काफी सफिशियंट हो जाता है नॉलेज का। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको आपको दिमाग में भी रखना पड़ता है, तो उसको समझना ही पड़ता है, तो उसको बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 किताब 20 किताब का दुकान लगा दिए, और बहुत सारे मैं स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि उसके रूम में जाने के बाद ऐसा लगता है कि रूम में किताब का कलेक्शन है, लेकिन जो किताब पलटेंगे तो लगेगा कि एक किताब को ढंग से पढ़ा नहीं, सब किताब उसी तरह से नया खाली सजा के रखा होता है। वो पढ़ता है लूसेंट, किताब 10 को रखा था लेकिन पढ़ता है लूसेंट। दरअसल आपके जो रूटीन है उसके अनुसार सारी किताबों को पढ़ें, लेकिन सारी किताब का मतलब ऐसा नहीं कि आप बिहार स्पेशल के लिए 4 किताब पढ़ेंगे, तो एक किताब पढ़िए। हिस्ट्री के लिए ऐसा नहीं कि आप 4-5 किताब पढ़ें, नहीं,
कोई एक किताब पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार। 5 किताब पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 5 बार पढ़ने को तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 66वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम होने जा रहा है, तो मेंस के लिए कोई स्पेशल रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि उनमें GS1 GS पेपर और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो मैं आपका ऑप्शनल भी जानना चाहूंगा कि आपने जो कंप्लीट किया था 60-62वीं में, तो आपका ऑप्शनल क्या था और उसको आपने कैसे तैयारी किया था। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप गाइड कर दे जो इस बार शामिल होने वाले हैं 66वीं मेंस में, उन स्टूडेंट के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए। और देखिए 66 मेंस का तो एग्जाम होने वाला है और कहीं भी ले सकता है वो, तो इसके लिए रणनीति की बात करें तो अपने वीक सेक्शन को पहचानिए, जहाँ पे लगता है कि आपको यहाँ पे गड़बड़ी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि जनरल स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में फंसते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें एकदम पागल ही हो जाना अगर नहीं बन रहा है तो। लेकिन हाँ, स्टैट बिना सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हिस्ट्री बहुत सिंपल होता है, हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन होता है, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लेना होगा कि आप चीज़ों को समझें, बुझें कि ये कहना क्या चाह रहा है। उसके जो क्वेश्चन का हर सेक्शन जो होता है, उस हर सेक्शन का आपको जवाब देना होगा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, तभी जाके उसका स्कोर कर पाएंगे। और नहीं तो हर क्वेश्चन में आपका 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर कटेगा। 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 4-5 नंबर कट जाएगा, 10 नंबर कट जाएगा, तो आपको बहुत जोड़ जाके लास्ट में आपको पता चलेगा 50 नंबर से पीछे गए। तो मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल अप्रोच लें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखें, और उसका जो है आप सेगमेंट डिवाइड कर लें। पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको जवाब दें, उसको जवाब देते रहें, फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड आगे क्या करना चाहिए इस तरह से, या फिर आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, या आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है, या आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो लगेगा कि कुछ आप अपने द्वारा, मतलब बुक से हटकर आपका अपना अप्रोच है, तो स्वाभाविक इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा उठता है, ज़्यादा आने की संभावना होती है, और इसका बेनिफिट आपको होगा और पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 में सारे सेक्शन अच्छे होते हैं, बस पॉलिटी का सेक्शन और थोड़ा इकोनॉमिक्स का सेक्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो पॉलिटी सेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसको कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। साइंस टेक बहुत ज़्यादा नहीं है सोचने की चीज़, बहुत नॉर्मल होता है, जनरल क्वेश्चन होता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो आप इस सारे सेगमेंट का अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं, तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शनल क्या था सर, और उसके बारे में आपने कैसे तैयारी किया? क्या मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, मैं 5 मिनट समय में तैयारी किया था। तो उसके लिए यही था कि मुझे क्वेश्चन बैंक से मैं समझ गया था कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता है और क्या क्वेश्चन का जवाब चाहता है। तो क्वेश्चन को मैं एनालिसिस किया, समझा, बार बार पढ़ा, देखा ताकि, तो फिर मुझे लगा कि क्वेश्चन का कैसे जवाब देना, क्या इसमें डिमांड करता है। कुछ मटेरियल नहीं मिलते हैं तो बहुत इधर उधर इंटरनेट और कुछ फ्रेंड लोग से भी हेल्प लिए, तब जाके मेरे पास पूरा जो मटेरियल होता है ज्योग्राफी का वो तैयार हुआ। और मेरा माध्यम चूंकि इंग्लिश था, मैं इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट था, तो बहुत जगह मटेरियल नहीं भी मिल पाता था, क्योंकि बिहार के लिए सब हिंदी में मिलता था, बिहार स्पेशल कहीं मुझे इंग्लिश में नहीं मिलता था। लेकिन मैंने खोज किया इंटरनेट पर, जो बिहार सरकार का जो वेबसाइट होता है, बिहार कृषि विभाग का वेबसाइट, बिहार सहकारिता का या बिहार डेयरी प्रोजेक्ट का, उन सारे वेबसाइट से मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालता था, उसको कंपाइल करता था, और बहुत सारा वीडियो देखेंगे मैं वहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करता था, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को बनाया एक मटेरियल मिल जाता था जिससे उनको फायदा होता था। तो इस तरह से कलेक्ट किया गया, और मेरा ज्योग्राफी में जितना मैं उम्मीद किया था उससे कम आया, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी मेरा बहुत अच्छा था, मैं सारे क्वेश्चन को अच्छा से लिखा था। लेकिन कुछ मार्क्स जो होता है वो स्केलिंग के आधार पे बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी क्योंकि कम नंबर आता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमको फोन करके बताए हैं, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि मार्क्स में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका अपना पेपर होता है, आप उसको अच्छा से तैयारी करें। माना जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है इसके पास, तो इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? ज्योग्राफी डेफिनेटली वास्ट तो है, सिलेबस बड़ा है और टेक्निकल बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ा सिलेबस था, लेकिन कुछ चीज़ें रिपीटेड होता है बीपीएससी में। कुछ सेक्शन, कुछ टॉपिक जो है वो रेगुलर पूछता है। आपके पास ऑप्शन भी होता है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना है, तो आपके पास 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, तो आपके पास ऑप्शन होता है। तो उस अनुसार अगर आप सेगमेंट तैयार कर लेते हैं कि मुझे ये सेक्शन मजबूत है, इस सेक्शन से
मतलब एक कोई टॉपिक लेंगे तो उसमें से एक या तो एक क्वेश्चन या तो दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में कहा जाए, 2 से 3 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखा जाए सर तो बीपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, उनमें सबसे अंतिम चरण जो होता है इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू के बाद एक सामान्य व्यक्ति सीधे पदाधिकारी के रूप में चयनित हो जाते हैं और सरकार से सीधे जुड़ जाते हैं, तो सरकार के अंग बन जाते हैं। तो ये इंटरव्यू तक जाना एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर हासिल करना है, तो इनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और वहां जाने के बाद जो स्टूडेंट जो भयभीत हो जाते हैं इंटरव्यू में क्या होगा, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? इंटरव्यू में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू बेसिकली मेंस का जो आपका मार्क्स है उसी पर निर्भर करता है, आपने मेंस में कितना अच्छा मार्क्स उठाया है, क्योंकि इंटरव्यू अनसर्टेनिटी वाला होता है, क्योंकि आप वहां पर जाएंगे, सामने वाला क्या पूछेगा और आप जो उसका जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या आपके जवाब से वो संतुष्ट हो पाएगा नहीं पाएगा, ये कोई जानता नहीं है। इंटरव्यूअर कैसा है और मैं कैसे जवाब दे, वहां पर आप कितना भी नॉलेज रखते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं वो मायने रखता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उलझते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट आपका जो है वो प्रीलिम्स और मेंस में ले चुका है। प्रीलिम्स में आपको डाटा का टेस्ट ले चुका है कि आप ज्यादा अच्छा मेमोरी पावर है, ज्यादा डाटा को याद रखते हैं, समझते हैं। मेंस हो गया कि आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी, किसी चीज पे सोचने का, विचारने की क्षमता को टेस्ट हो जाता है। और इंटरव्यू जो हो जाता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है कि एक ऑफिसर के रूप में अपना कर्तव्य को निर्वहन जो करते हैं, तो आप एक कैसे जनता के बीच में या पब्लिक या कैसे प्रॉब्लम को आप टैकल करते हैं, आपका क्या सूझबूझ है, क्या इंटेलिजेंस है, उसका टेस्ट होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की कोई इसकी तैयारी नहीं होता है। तैयारी हाँ होता है कि इंटरव्यू में मैं सामने जो बोर्ड है तो उसके सामने मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँ। उसके लिए होता है कि आप अपना ड्रेसअप एक अच्छा रखें, अच्छा ड्रेस कपड़े पहने, अच्छा सबका पर्सनालिटी, बोलने चलने का शैली डेवलप करें। जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हैं, तो अगर इंटरव्यू पूछ देता है कि ज्योग्राफी ही क्यों चुने हैं, तो इसका जवाब तो खैर आपके पास होना चाहिए। चाहे ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ये सब जो बेसिक टर्म्स होते हैं इसका जवाब होना चाहिए। कभी कभी कुछ डाटा पूछ देता है, जैसे कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो इतना जरूरत नहीं है। जो आप सेंसस में पढ़े हैं उसके डाटा को एग्जैक्ट नहीं बोल के उसके आसपास ही बोल देंगे तो इंटरव्यू सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि आपका डाटा और नॉलेज टेस्ट नहीं ले रहा है। अगर अचानक से कुछ जैसे एक स्टूडेंट से पूछ जाता है कि पाकिस्तान का कितना क्षेत्रफल है, तो कोई स्टूडेंट ध्यान में नहीं जाता है कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल हम क्यों याद करें, मैं इंडिया को हूं तो इंडिया के बारे में जानता हूं, पाकिस्तान का क्षेत्रफल क्यों पूछेगा कोई। लेकिन दरअसल उनका पूछने का मकसद होता है कि आप उस क्वेश्चन को, अनजाने से क्वेश्चन को देख के आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं कि भाई इंडिया का आधा है, इंडिया का 1/4 है, इंडिया का 1/3 है। एक रफ आप मतलब आपके दिमाग में तो आएगा ही ना कि चलिए पाकिस्तान इतना बड़ा है, अगर आप मैप देखें तो दिमाग में आएगा इंडिया का लगभग 1/3 है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, 1/4 है, इस तरह से आप जोड़ के लमसम आइडिया बना सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड है वो भी ऐसा नहीं कि याद करके आया, वो दरअसल आपके अप्रोच को देखना चाहता है। तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप एनालिटिकल, आप इतना जो पढ़ाई किए हैं उस सबका निचोड़ होता है इंटरव्यू, और वो आपका फाइनल टेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं, अच्छा नंबर उठाते हैं, तो अच्छा आपको रैंक मिलेगा और अच्छा सिलेक्शन जो चाहते हैं उस पर। मतलब आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि बीपीएससी जो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी साथ ही साथ चलनी चाहिए, या अलग से जैसे नहीं, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू मैं तो बोला, इंटरव्यू की तो कोई तैयारी होती ही नहीं है। इंटरव्यू आपको 10 दिन में भी इंटरव्यू लेता आप तैयार रहें, बस अपना कपड़ा वगैरह ठीक कर ले और कुछ 2-4 वो स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड्स है उसके बीच में इस बात करने का प्रैक्टिस कर ले कि मैं कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है। एक नॉर्मल इंटरेक्शन रख ले, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही हम्बल और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा से बात करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे बोलने का। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में परेशान करेंगे। कुछ स्टूडेंट परेशान करते हैं, कुछ स्टूडेंट परेशान हुए, उसका मेन वजह होता है कि कहीं पे ऐसा लग जाता है कि स्टूडेंट अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, चाहे फिर स्टूडेंट को बिहेव से जब इंटरव्यू बोर्ड नहीं खुश होता है तब कुछ उटपटांग सा क्वेश्चन पूछ के परेशान करता है। चलिए सर, तो हम लोगों ने बीपीएससी के जितने भी चरण थे सब पे बात कर लिया। मैं आपसे अब व्यक्तिगत कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। आपका जो प्रारंभिक एजुकेशन है, मतलब फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन जो है आपका कैसा था, और आप उस समय जो मतलब कहा जाए तो बचपन में आप किस स्तर के छात्र थे? प्रारंभिक एजुकेशन तो मुझे कुछ बहुत बड़ा मतलब हायर एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था। बचपन से लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ा था, बचपन से लेकर एनआईटी पटना भी गया तो भी पूरी तरह से बिहार गवर्नमेंट का ही था कॉलेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया था, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुका था। तो मतलब इसी तरह से रहा, सरकारी जॉब में भी हाँ सरकारी जॉब में भी आ गए। तो
इसके लिए मुझे लगता है ना कि बीपीएससी या कोई भी एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, बीपीएससी हो गया चाहे यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए आपका ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हो, लेकिन हाँ आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप गांव से आए हो, शहर में आते हो, तो शहर की सिचुएशन को अडॉप्ट करो। मतलब अच्छी चीजों को कि शहर में लोग कैसे बोलते हैं, बात करते हैं, उनकी शालीनता कैसे होती है, कैसे बिहेव होता है, एक सिविलाइजेशन जो कहा जाता है ना, तो सिविलाइज रूप से ये सब कुछ कल्चर अगर आप सीखते हैं तो यही आपका लर्निंग एटीट्यूड। आप जहां भी रहेंगे, गांव में रहें, शहर में रहें, जहां भी रहें, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज के लिए सब क्राइटेरिया चाहिए, सब पैरामीटर नहीं रहा है। आप गांव में भी जाके आप आईएएस बन सकते हैं, बहुत लोग बने होंगे, पेपर में पढ़े हैं आप, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन इसके बारे में कभी सोचने का नहीं। मैं तो एक साधारण फैमिली से, साधारण बैकग्राउंड से आता था, प्रयास किया, मेहनत किया, तो बहुत लोग जुड़े, मैंने बहुत सारे नए नए चीज भी एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो जहाँ तक सर आपने बताया कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, और आप मुझे पता है कि आप औरंगाबाद जिला से है, जो कि सूखा वाला क्षेत्र है, और यहाँ आपका पोस्टिंग हो जाता है एक कोसियांचल में, जो कि कोसी दियारा क्षेत्र है, काफी ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है, आप देखे भी होंगे। उसमें भी आप अंचलाधिकारी के पद पर है, और आपदा से संबंधित सारा कार्य आपको देखना पड़ता होगा। तो ये जो चुनौती आपको अचानक मिल गया है, एक नए क्षेत्र से एक नए क्षेत्र में आ जाना, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, या कर रहे हैं, अभी भी हैंडल कर रहे हैं आप? देखिए, मैं स्वाभाविक है, मैं चूंकि इधर कभी मैं बाढ़ देखा नहीं था, कभी इस तरह का क्षेत्र में देखा नहीं था। औरंगाबाद, पटना, दिल्ली, यही सब कनेक्टेड रहा, तो इधर कभी उत्तरी बिहार में कभी ज्यादा घूमने का मौका मिला नहीं। लेकिन यही तो है, सिविल सर्विसेज में जब मैं तैयारी करता था तो बहुत कुछ पढ़ने को मिला, बहुत सारी चीजें हम लोग उत्तरी बिहार के बारे में हम लोग नॉलेज हासिल किया। पढ़ना था, पूछा था बिहार में अगर बाढ़ की समस्या है तो क्यों समस्या है, इसका समाधान क्या है, ये सब चीजें मैं पढ़ता था, तो मुझे पता था कि बिहार में सब समस्याएं हैं, इसका समाधान निकाला जा सकता है। अंचल अधिकारी के रूप में देखा जाए तो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता वही होती है कि पहले मैं बिहार सरकार का एक मैं प्रतिनिधि हूँ, तो बिहार सरकार जो हमको जिम्मेदारी दी है मैं उसको पहले बखूबी से निभाऊं, उसके बाद मैं जो कुछ करता हूँ। लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र में आने के बाद में, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सपोर्ट किए, और यहाँ के प्रशासन जो है बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक तो जो मैंने इतना दिन काम किया तो अच्छा काम किया, काफी अच्छा काम किया, और लोग काफी इसको, मेरे काम को पसंद भी किए, तो चला आ रहा है। अभी बाढ़ आने वाली है, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बाढ़ आता है, फ्लड फैलता है, पानी जल जमाव होता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको लेकर हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी जो है वो कर रहे हैं। आज भी देखा जाए तो अभी 11 बजे से VC है, मैं उसका भी तैयारी कर चुका हूँ कि 11 बजे से VC है बाढ़ पूर्व तैयारी का, तो चलते रहता है। चलिए सर, मैं और भी आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इन सारे कार्य करने के बाद, जैसे विभागीय बहुत सारा कार्य है उनको हैंडल करते हैं, इसके साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा एक्टिविटीज है, और छात्रों को मोटिवेट गाइड भी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इंसान है, तो थोड़ा सा मन आपका भी उब जाता होगा, परेशान होते होंगे, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपका हॉबी या आपका एंटरटेनमेंट करने का साधन क्या है? देखिए, मेरा हॉबी के रूप में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मुझे ऑनलाइन एजुकेशन देना, लोगों से बात करना, लोगों से, स्टूडेंट से खासकर अपना शेयर करना, व्यूज, उन लोग से बात करना, लाइव आना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इंटरनेट सर्फिंग वगैरह पसंद है। स्टूडेंट को मैं रेगुलर मोटिवेट करते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ, कुछ मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, और यही मेरा हॉबी है, मुझे इसमें काफी मन लगता है। उसके अलावा जो है गाना वगैरह सुनता हूँ, और कभी कभी मन किया तो गाड़ी लेकर अकेले में घूमने निकल जाता हूँ। मुझे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पसंद है, प्राकृतिक, जैसे कि पेड़ पौधे, जो हल्का हल्का बारिश होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसमें घूमना, उसमें भीगना मुझे बहुत पसंद है। मैं प्रकृति के साथ बहुत इंजॉय करता हूँ। अकेले बैठना में मुझे बहुत पसंद है, कहा जाए तो जब जंगल हो चाहे पेड़ पौधे, उस बीच में मैं अकेले बहुत देर तक मैं बैठा रहता हूँ। नदियों को बहता हुआ देखना मुझे बहुत पसंद है। तो हॉबी तो बहुत सारे हैं, जो कि मेरे पास काम है, काम के अलावा जो, उसके अलावा जो कहा जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारे साधन है। कुछ भी करते हैं तो बस फ्री माइंड हो जाते हैं। काम में बहुत सारी जिम्मेदारी दिया गया है, उसको मैं बखूबी से निभाता हूँ। मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है काम, कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो हमको सैलरी दे रही है बिहार सरकार, या फिर जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है विश्वास करके, विश्वास देकर, तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होती है। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो होती है, क्योंकि आप एक इंसान हो तो आपको अपनी मर्जी का भी बहुत सारी चीज करना ही चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे दूसरे कार्य में भी। तो सभी कार्य को बैलेंस करते हुए अपना काम करना पड़ता है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 7th 6th 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं, यानी अंडर 10th के हैं, और ये 11th 12th के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उनका एक मकसद है, उद्देश्य है कि उन्हें भी सिविल सर्वेंट बनना है। तो वो भी अगर पीसीएस एग्जाम की ओर जाना चाहते हैं तो अभी से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, या उनके लिए कुछ स्पेशल रणनीति होना चाहिए? आपके हिसाब से कैसा रहना चाहिए? अभी से तो प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ माइंड में रखें, अगर उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज करना है तो पहले से सोच के रखें कि मुझे ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे अच्छा करना है। अगर मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ तो दोस्तों से, कोचिंग से, टीचर से, जहाँ से भी हो सकता है हेल्प लेके मैं उस सब्जेक्ट को, उस सेक्शन को मैं मजबूत करूँ। तो ये करें। उसके बाद में सबसे पहला तो ये बोर्ड होता है 10+2 और फिर ग्रेजुएशन। अगर आप ये तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप बीपीएससी के लिए कहा जाता है 50% आपका काम हो चुका होता है। क्योंकि आप जब सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे तब भी आपको एनसीईआरटी जो है 6 से 10 पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी से पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही किताब उठाएंगे, आप उसको पहले से पता है, समझे हुए हैं, आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी 7th 8th 10th ये सब जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको लिए मैं यही सलाह दूंगा कि स्वाभाविक है पदाधिकारी बनना सभी को अच्छा लगता है, और जो यूथ होते हैं उसमें बहुत सारे यूथ जो हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं वो तो कोशिश करते ही हैं। बाकी लोग तो अलग अलग क्षेत्र में जाते ही हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं वो अभी से अपने माइंड में रखें और उसी को सोचकर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। बहुत लोग को मैं देखता हूँ बच्चा लोग अभी से ही मतलब जीके जीएस से पढ़ना शुरू कर देता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। आपको जो टेक्स्ट बुक है ना, जो बुक है उसको पढ़िए, आपका वहीं से सब कुछ तैयार होगा। आपको अभी से लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जीके याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है जो टेक्स्ट बुक आपका जो है किताब जो दिया गया उस किताब का सारा नॉलेज आप इकट्ठा करिए, किताब को बार बार 2 बार 3 बार पढ़िए, बस वही आपको काम आने वाला है। तो मेरा सलाह है कि आप अगर आप सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज में आना है तो आप बिल्कुल निरंतर जो है आप अपना पढ़ाई को अपना एकदम कहते हैं गोल फिक्स करके, एक फिक्स करके, लक्ष्य फिक्स करके आप उसको तैयारी करते जाएं। बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो कि अभी इंटरमीडिएट और 10th में है, लेकिन उनको लगता है कि, मुझे भी लगता है कि वो कर सकते हैं, तो मैं उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए और पैसेंस रहना चाहिए, धैर्य। ये 3 चीज अगर है तो बीपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बीपीएससी क्या आईएएस भी कोई बड़ी चीज नहीं है। यहीं पे हम लोग लैक हो जाते हैं, यहीं पे हम लोग घबरा जाते हैं। तो ये तीनों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो नए यूथ के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं उस लक्ष्य के पीछे आप फुल एनर्जी के साथ दौड़े, वो लक्ष्य हासिल करें, और उसके बाद फिर नया लक्ष्य तैयार होता है। हमारी कोई सक्सेस नहीं होती है, मैं एक और लाइन में बोलना चाहता हूँ, सफलता जो है कोई पैरामीटर नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं की है, लेकिन हाँ मेहनत करने में कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है, तभी तो दूसरा कोई आगे निकला है। उस चूक को दूर करना है। तो सफलता एक हमारे पड़ाव होता है और बाकी जिंदगी भर हमारा काम चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज का हमारा जो वार्तालाप है और आपका जो विशेष करके मार्गदर्शन है, बहुत सारे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, छात्रों के लिए लाभ पहुंचाएगा उनको। तो मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि फिर भी अगर कभी आपको विभागीय कार्य के बाद अगर समय मिले, फुर्सत क्षण में, तो आप निश्चित हमसे जुड़े और छात्रों को आप चैनल के माध्यम से भी मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, मुझे काफी अच्छा लगता है स्टूडेंट से जुड़ना, स्टूडेंट से कनेक्ट होना। और जो देखिए मुझे अभी इसी दौरान में काम का फोन आने लगा, तो स्वाभाविक है, काम तो है ही, लेकिन इसी बीच में अपना काम भी करते हैं। अभी मैं सबसे मैं बात करता हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तैयारी करें, पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। फिर हम लोग मिलेंगे कभी फुर्सत क्षण में, तब तक लेते हैं हम लोग विदा। ओके, हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।